जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एपीपी सिलेबस में दिया है प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व हैं उनके जन्म स्थल से या उनसे संबंध करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। खासकर 2018 के एपीपी एग्जाम में उनका जन्म स्थल पूछा है, चाहे वो राजनीति से संबंधित व्यक्ति हो, चाहे खेल से संबंधित हो या लेखक से संबंधित व्यक्ति हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर विशेष व्यक्तित्व अगर किसी व्यक्ति का है तो उनका जन्म स्थान पूछा है। तो ऐसे ही आज हम लोग देखते हैं, आज का इस सीरीज का एक व्यक्तित्व से संबंधित एक सीरीज हम लोग चलाएंगे खासकर एपीपी के लिए। वैसे किसी भी एग्जाम से संबंधित इनसे इस सीरीज से क्वेश्चन फंसेगा, किसी भी वनडे एग्जाम हो, हर एग्जाम में फंस सकता है, लेकिन खासकर इस समय अभी सर पे है 18 फरवरी को एपीपी का एग्जाम कांस्टेबल का। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं जो जन्म से संबंधित होगा, व्यक्तित्व विशेष से उनसे संबंधित और भी उनकी उपलब्धियां होगी। तो चलते हैं, आज देखते हैं। पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, यानी उन्हीं से जानेंगे। आप लोगों को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। कोई क्वेश्चन उनसे बन सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? तो प्रयागराज। पहले उसका पूर्व नाम था इलाहाबाद। ठीक है, तो इसी पर हम लोग देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम आप लोग से गुजारिश करते हैं कि आप लोग जो लक्ष्य द विजन चैनल है, इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र मंडली में, अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि और लोग सब्सक्राइब कर सके और लाभ ले सके इस चैनल का। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। किसके बारे में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोगों को पता है, एक ये देश के हर एक बच्चे को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही सबसे बड़ी उनसे उपलब्धि क्या है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब इनके बारे में लगभग देश के बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है ना, जैसे इस समय मोदी जी छाए हुए हैं हर एक बच्चे के जुबान पे। ठीक है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 नवंबर को। कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, यानी वर्तमान नाम इसका क्या पड़ गया है? तो प्रयागराज। प्रयागराज वर्तमान नाम कहाँ है? प्रयागराज, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और जब उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो निश्चित है, मतलब आशा किया जा रहा है कि क्वेश्चन बन सकता है। विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकते हैं, विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो अब इनसे संबंधित स्वतंत्रता पूर्व यानी 1947 के पूर्व, स्वतंत्रता पूर्व यानी कि 1947 के पूर्व, क्या 15 अगस्त 1947 के पूर्व। ठीक है ना, उसके पहले इनका योगदान क्या है देखा जाए तो आप लोगों को पता है कि इनकी उच्च शिक्षा ब्रिटेन में होती है, यानी उच्च शिक्षा वहां ब्रिटेन से ग्रहण करते हैं। ठीक है, वकालत वहीं से करते हैं। उसके बाद से भारत में आते हैं। भारत में महात्मा गांधी के संपर्क में आते हैं 1919 में। महात्मा गांधी के संपर्क में कब आते हैं? 1919 में आते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में आते हैं। ठीक है ना, तो 1919 में आते हैं। कब आते हैं? 1919 में आते हैं। विशेषकर ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1919 में महात्मा गांधी के संपर्क। लेकिन उनसे संबंधित और जो प्रसिद्ध लाइनें हैं जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव कब बनाए गए? तो महासचिव कब बनाए गए? तो 1923 में बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1923 में बनाए गए थे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद से वर्ष 1929 से 31 के दौरान मौलिक अधिकार
और आर्थिक नीति संकल्प का मसौदा तैयार करने का काम किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किए थे। और ये नेतृत्व कहाँ के किए थे? तो ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ के नेतृत्व किए थे? तो लखनऊ का। कहाँ का नेतृत्व किए थे? लखनऊ का नेतृत्व किए थे। और लखनऊ में नेतृत्व किए थे। तो इनके भी ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, जिससे इनके सीने पर गंभीर चोट आई थी। ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, प्रसिद्ध अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन, और लखनऊ सत्र 1936 की अध्यक्षता की। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जब किए थे तो उस लाहौर अधिवेशन में यानी कि 31 दिसंबर 1929, कब? 31 दिसंबर 1929 के आधी रात को रावी नदी के तट पर, किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे, ठीक है ना, रावी नदी के तट पे क्या किया गया था? तो स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज मनाया गया था। क्या मनाया गया था? पूर्ण स्वराज मनाया गया था। विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, फैन खुले तौर पर पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह, यानी आप लोगों को पता है, क्वेश्चन बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर हम लोग पढ़ते हैं प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा भावे अधिकांश तो पढ़ते हैं, हाईलाइटेड है। लेकिन क्वेश्चन कर दे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन है? तो दूसरे सत्याग्रही, थोड़ा वहां हम लोग को कंफ्यूजन पैदा होगा। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन 1942 में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन हमारे यहाँ ऑफलाइन जो एसटी हुआ था, यानी टेस्ट एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, यानी प्रस्ताव किसने दिया था? तो किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उसका नेतृत्व कौन किए थे? तो महात्मा गांधी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला, 7 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। 7 बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। और कब तक रहे? तो 1954, यानी अंतिम बार उनका क्या था? 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है ना। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद, ये स्वतंत्रता के पूर्व था, उसी में 1954 स्वतंत्रता के बाद का था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद के योगदान में प्रमुख है योगदान क्या है? उसके पहले इसमें भी एक लाइन है जो स्वतंत्रता के पूर्व ही है। आप लोगों को पता है, उद्देश्य प्रसिद्ध है। उद्देश्य को पता है आप लोगों का कि जब तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946, कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक होती है तीसरी, कौन सी बैठक थी? तीसरी बैठक थी। ठीक है ना। और उस तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ? यानी ये पास कब होता है उद्देश्य प्रस्ताव? तो पास होता है कब? तो 22 जनवरी 1947 को। कब होता है? 22 जनवरी 1947 को पास होता है। और उसी के साथ भारतीय संविधान का एक तरह से श्री गणेशाय स्टार्ट हो जाता है। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो काफी प्रसिद्ध है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को हुआ। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करके औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। आप लोगों को पता है, जब गणतंत्र भारत हुआ उसके बाद से ये हुआ कि भारत का विकास कैसे किया जाए। तो एक 5-5 वर्ष के लिए योजना का निर्माण किया गया, योजना का गठन किया गया। तो इस 5 वर्ष में
हमें किस चीज पर विशेषकर ध्यान देना है, किस चीज की बढ़ोतरी करना है, ठीक है ना। तो उसी को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, जो सरकार की तरफ से लाया गया। अब पंचवर्षीय प्रथम, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू करके औद्योगिकरण को बढ़ावा दे। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना तो कृषि के लिए, किस चीज के लिए? कृषि के लिए। लेकिन साथ ही साथ औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दिया गया। किसका? औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दिया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन उनकी सबसे बड़ी भू राजनीतिक उपलब्धि थी। गुट निरपेक्ष, आप लोग को पता है आज भी भारत बचता चला आता है जब दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो पक्षों में आपसी मतभेद होती है, दो देशों के बीच आपसी मतभेद होती है, या दो संघों के बीच आपसी मतभेद होती है, दो गुटों के बीच आपसी मतभेद होती है, तो भारत यही सिद्धांत अपना के और बच निकलता है कि हम तो गुट निरपेक्ष के प्रवर्तक हैं, जन्मदाता हैं, तो हम इसलिए उसी के सिद्धांत पर चलेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को पता है अभी यूरोप में जो रूस है और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है, उसमें भी जब संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला गया, वहां भी कहीं ना कहीं हमारा देश गुट निरपेक्ष को ही ध्यान में रख के उसी सिद्धांत को अपनाते हुए बच निकला, वहां से उस पाले में नहीं पड़ा, यानी किसी पक्ष की तरफ से नहीं गया, ठीक है ना। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन कब होता है? 1 सितंबर। कब होता है? 1 सितंबर, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 सितंबर 1961 को, 1 सितंबर 1961 को गठन होता है। और इसके जनक किसे माना जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। ये सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से शांति कायम करने का सबसे बड़ा इन्होंने जरिया निकाला, और इसलिए उनको इसका जनक कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा दिया। आप लोगों को पता है इन्होंने जब ब्रिटेन से भारत पढ़ के आए, उसके बाद से रूस का भी दौरा करते हैं, और रूस का दौरा करके और वहां से समाजवादी शब्द को लाते हैं अपने साथ, यानी समाजवादी विचारधारा को लाते हैं। और समाजवादी जब विचारधारा को लाते हैं तो वही भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द पड़ा है। यानी कहाँ का है रूस? समाजवादी शब्द कहां से लिया गया? तो रूस से लिया गया। और लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा देना इनका प्रमुख ध्येय था। सेना पर संसदीय सर्वोच्चता स्थापित की, ताकि सेना, जैसे आप लोग देखते हैं पाकिस्तान में जब चाहती है तब सैनिक तख्ता पलट कर देती है, अपने यहाँ के जो सरकार होती है उन्हीं को गिरफ्तार कर लेती है सेना, और जब चाहती है तब तख्ता पलट कर देती है। तो इन्होंने अपने यहाँ ऐसा कोई दिक्कत ना हो तो इन्होंने क्या किया? सेना पर संसदीय सर्वोच्चता, संसदीय यानी संसद जो विधि बनाएगी उन्हीं की सर्वोच्चता रहेगी, सेना की सर्वोच्चता नहीं रहेगी। सेना पर भी विधि क्या है अव्वल रहेगा। तो भारत को एक और सैन्य शासित तीसरी दुनिया निरंकुशता से रोका गया, यानी तीसरी दुनिया यानी सैन्य शक्ति कहीं ना कहीं प्रभावी ना हो जाए, और प्रभावी अगर सैन्य शक्ति होगा तो दिक्कत में देश कोई भी पड़ सकता है। इसलिए इन्होंने संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित किया। निम्नलिखित की आधारशिला रखी, जैसे भारत की अंतरिक्ष विजय के लिए वैज्ञानिक आधार, दोहरे ट्रैक वाले परमाणु कार्यक्रम, इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनसे प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता है इनका क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता था इससे संबंधित डिस्कवरी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं हम लोग शुरू से। प्रसिद्ध भाषण और पुस्तकें इनका क्या है? तो भाषण है नियत से साक्षात्कार तक, पुस्तकें है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो सबसे ज्यादा एक तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहां से, एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, इनकी प्रसिद्ध। इनमें सबसे ज्यादा आपको याद क्या करना है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को याद रखना है कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। इनकी प्रसिद्ध, एक तरह से प्रसिद्ध इनका कथन था, क्या था? क्रिया प्रभावशाली होनी चाहिए जिससे साफ तौर पर अंत का अनुमान लगाया जा सके, ठीक है ना। इनकी प्रसिद्ध एक कथन था, और इनकी मृत्यु हो जाती है लास्ट में, कब? तब 27 मई 1964 को दिल्ली में हो जाती है,
27 मई 1964 को दिल्ली में हो जाती है। आप लोग को बताना है इनके जहां समाधि स्थल बना है उस स्थल का क्या नाम है, आप लोग कमेंट में जरूर बनाइए, बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं कि उस स्थल का क्या नाम है, ठीक है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमारे देश के लिए विशेष योगदान है, इसलिए हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री से ही व्यक्ति विशेष स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग विशेषकर इस पर ध्यान दीजिएगा और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर विशेषकर, और पूरा वीडियो देख के तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।